चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक हेडिंग बनाइए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले लिखिएगा मीनिंग ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, क्या अर्थ होता है ऐसे संगठनों का। ये भी सोशल जस्टिस में जहां तहां अपना काम करते हैं। लिखें इसको चैरिटेबल, अगर हिंदी में कहा जाए तो आप क्या समझते हैं? कभी आपने चैरिटेबल को हिंदी समझा? ना, लोकोपकारी होता है, लोकोपकारी यानी लोगों का उपकार करने वाला, लोगों। लिखें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इज दैट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, लोकोपकारी संस्था वह संस्था अथवा संगठन है जो लोक उपकार के उद्देश्य से कार्य करती है। ऑल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोकोपकारी या चैरिटेबल लिखे हुए हिंदी में भी चैरिटेबल संगठन गैर लाभकारी संगठन होते हैं, मगर नॉट ऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सभी गैर लाभकारी संगठन लोकोपकारी नहीं होते, है ना। ये तो होते हैं बट जो नॉन प्रॉफिटेबल हैं सभी, वो जरूरी नहीं है कि सभी ये। परिभाषा लिखिए, डिफिनीशन, सेक्शन 21 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 21 ब्रैकेट में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(1) में स्पष्ट किया गया है, क्लेरिफाइड टैक्स एक्ट 1961 clarifies that charitable purpose includes the following, कि चैरिटेबल उद्देश्य में निम्न बातें शामिल है। पहला है रिलीफ टू द पुअर, निर्धनों को राहत। ये जो एक्ट में लिखा है वो बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। निर्धनों को राहत देना चैरिटेबल काम। दूसरा, वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ spread, work done in the direction of spread and development of education, शिक्षा के प्रसार व विकास की दिशा में किए गए कार्य। आगे है प्रोवाइडिंग मेडिकल रिलीफ, चिकित्सीय राहत प्रदान करना। आगे अपग्रेडेशन ऑफ एनी आइटम, अपग्रेडेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जनरल पब्लिक यूटिलिटी। लाइन बदलें, इन द फाइनेंस एक्ट 2009, वित्त अधिनियम 2009, इन एडिशन द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूनिटी, वित्त अधिनियम 2009 में किसी सामान्य लोक उपयोगिता वाली वस्तु के उन्नयन के अलावा इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लिख लीजिए, पर्यावरण संरक्षण, such as conservation of watershed, जैसे watershed, forest, वन एंड वाइल्ड लाइफ, और वन्य जीवन का संरक्षण। सेक्शन 9(1) ऑफ द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, सेक्शन 9 ऑफ द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 की धारा 9(1) में भी लोकोपकारी उद्देश्य को लेकर को लगभग, ऐसा लिखिए, को लगभग उन्हीं आधारों पर परिभाषित किया गया है। एक्ट 19 आल्सो डिफाइंड चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑन almost the same lines as the Income Tax Act 1961, ठीक है ना, as the same line as the Income Tax Act 1961, जैसा आयकर अधिनियम 1961 द्वारा किया गया। ठीक, अब आप लिखेंगे फीचर ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। मेन फीचर्स नंबर 1, सबसे पहले लिखिए फॉर्मल, औपचारिक, दैट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यह एक औपचारिक संगठन है
दैट हैज अ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसके पंजीकरण की एक प्रक्रिया होती है। ही हैज फुलफिल हिज ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन। समझिए ना, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, वह अपने उद्देश्यों को नियम कानूनों के अनुसार पूरा करना होता है। तो एक प्रकार से ये कोई अनौपचारिक नहीं है, ये डिजाइन किया जाता है, बिल्कुल इससे कानूनी अपना स्वरूप है। दूसरा है प्राइवेट नेचर, निजी प्रकृति। इसकी प्रकृति जो होती है वो प्राइवेट होती, सरकारी नहीं होती। ठीक है, अब इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है लिखने के, आपको बताना है कि इसकी प्रकृति जो है ऐसे लिख सकते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, यह सरकार से भिन्न है। समझ गए कि नहीं? हाँ, इसका नेचर सेल्फ गवर्निंग, स्वशासी, ठीक है ना, गवर्न्ड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्ट और गवर्निंग काउंसिल, ठीक है ना। इसका जो एक प्रकार से संचालन होता है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्ट या गवर्निंग बॉडी करती है। नॉन फॉर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिटेबल लिखिए, गैर लाभकारी, ठीक, इसको जरूरत नहीं है बताने की, ठीक है ना। और आगे लिखें वॉलंटरी, स्वैच्छिक। जो व्यक्ति पब्लिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को मेंटेन करना चाहता है, इसमें डालना चाहता है, वो इसमें आ सकता है, ठीक है ना। आगे लिखें, एक लास्ट लिख लीजिए, गैर राजनीतिक व गैर धार्मिक, नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस, ठीक है। ये इसका फीचर्स। एक हेडिंग बनाएं, लीगल फ्रेमवर्क एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। लीगल फ्रेमवर्क एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसमें लिखिएगा, फॉलोइंग आर द 5 मेजर मेथड्स कर लीजिएगा। फॉलोइंग आर द 5 मेजर मेथड्स गवर्निंग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। 5 प्रकार के मेथड से आप इस तरीके की संगठन चला सकते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860। सुने हैं कि नहीं? द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860। एक तो ये तरीका है, इसमें कम से कम 7 लोग होते हैं। एक चेयरमैन होगा, एक सचिव बना दे, महासचिव टाइप का, एक कोषाध्यक्ष होगा, बाकी 4 मेंबर, ये मिनिमम नीड है ना। तो बायलॉज इसका बाकायदा है और उसको आप बना करके यहाँ क्या बोलते हैं, चिट फंड का जो ऑफिस होता है वहाँ पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो जाता था, अब सब कंप्यूटराइज हो गया, अलग अलग तो है, हो जाता है। तो आप इस पर काम करिए। एक तरीका तो यह सोसाइटी कल्चर, ये भी नॉन प्रॉफिटेबल ही होता है ना। जितने स्कूल कॉलेज आप जनरली पाएंगे ना, वो जाके देखेंगे सब सोसाइटी में ही खुले मिलेंगे आप, स्कूल्स वगैरह जो बोलते हैं। आगे लिखें, सेल्फ गवर्निंग। एक लिखे, सॉरी क्या लिखा आपने, ये 1860। एक लिखें, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। हमने एक एग्जाम्पल दिया था, बॉम्बे वाला जो अभी ट्रस्ट दिया था 1950, वो ट्रस्ट है वो। तो एक 82 में ट्रस्ट एक्ट है। कई लोग ट्रस्ट में भी काम करते हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी वगैरह भी देखेंगे, कई यूनिवर्सिटियों को मैं जानता हूँ जो ट्रस्ट के अंदर वाले ट्रस्ट है वो, है ना। आगे लिखे, कंपनी एक्ट 1956। आप चैरिटेबल काम कंपनी के तहत भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखे होंगे प्रेम जी वगैरह जो हैं, आप चैरिटी भी करते हैं, कंपनी के तहत करते हैं, कंपनी एक्ट वगैरह के तहत 1956। अभी धीरे धीरे सुधार होता रहता है, इसमें संशोधन का एक्ट मिल जाएंगे आपको कंपनियों में, लेटेस्ट भी मिल जाएंगे। आगे है आयकर अधिनियम 1961। आपने 80C के तहत देखे होंगे छूट भी मिलती है, हाँ आप देखें नहीं,
आप किसी को अगर चैरिटी किसी का चाहें, हाँ डोनेशन है, कुछ भी किसी की मदद कर दीजिए या दे दीजिए तो आप 80C के तहत छूट ले सकते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ भी आप चाहें तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी ये सुविधा आपको मिलेगी। और लास्ट में लिख लीजिएगा विदेशी सहयोग विनिमय एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखना होगा, दिस एक्ट इज द सेंट्रल एक्ट, यह केंद्रीय अधिनियम है, विच इज अप्लीकेबल इन द होल ऑफ इंडिया, अप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत में लागू है। लिखें दिस इज आल्सो अप्लीकेबल टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यह चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होता है, पर भी लागू होता है। दिस क्लियरली ऐसा लिखें, क्लियरली मीन्स, इसका अर्थ या इसका स्पष्ट अर्थ है दैट चैरिटेबल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि गैर सरकारी संगठनों के रूप में चैरिटेबल अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिसीव फॉरेन मॉनेटरी, गैर सरकारी संगठन में के रूप में चैरिटेबल संस्थाएं गलत ढंग से मॉनेटरी बेनिफिट्स अनफेयरली, गलत ढंग से तथा अनुचित मात्रा में, एंड इन अनड्यू अमाउंट्स, अनुचित मात्रा में मौद्रिक लाभ नहीं ले सकती हैं। इसीलिए देखे होंगे विदेश उदेश से पैसा ले लेते फंस जाते हैं, ईडी उडी फिर उसमें चक्कर लगाने लगेंगे आप, है ना। ये रोका गया है इसमें, और इसमें अलग अलग क्षेत्रों में आप इसमें भी चैरिटी का काम कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए, ये चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं एक प्रकार से, ठीक है।